फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हेलो एवरीवन, यूजीसी हिस्ट्री हब में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली क्लास में पहली यूनिट निगोशिएटिंग द सोर्सेस का पार्ट 1 लिया था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो पुरातत्व संबंधित उत्खनित स्थल हैं उनके बारे में। दूसरा हमने लिया था इंस्क्रिप्शन, तीसरा कॉइन्स एंड करेंसीज के बारे में। अब नेक्स्ट है इसी उसमें आर्टिफैक्ट्स एंड पॉटरी। आर्टिफैक्ट्स एंड पॉटरी इतिहास निर्माण के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह से प्राचीन भारत के संदर्भ में जो पुरातात्विक फाइंडिंग्स हैं, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं, उनमें आर्टिफैक्ट और पॉटरीज का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो इस संदर्भ में अगर बात करें तो हम लोग देखते हैं कि पॉटरी के निर्माण की जो प्रक्रिया आरंभ होती है वो नियोलिथिक एज में। नियोलिथिक एज लगभग भारत के संदर्भ में 10,000 बीसी के आसपास शुरू होता है। कौन सा पीरियड? नियोलिथिक एज, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? नियोलिथिक एज को नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज, ये भारत के संदर्भ में इसका एज फेज जो माना जाता है ये 10,000 बीसी से माना जाता है, लगभग 10,000 बीसी। ठीक है। हालांकि ये देखेंगे ये नियोलिथिक एज जो है भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल के कुछ कालखंडों तक दिखाई देता है कुछ क्षेत्रों में। जैसे आपने सुना होगा शायद एक पीरियड मेगालिथिक एज की बात करते हैं। मेगालिथ, साउथ इंडिया में मेगालिथ के नाम से एक कल्चर था, मेगालिथिक कल्चर। ये मेगालिथ इस नाते कहलाता था। दक्षिण भारत के कर्नाटक और साउथ के हिस्सों में, केरल का कुछ हिस्सा मिलेगा आपका, तो इसमें आप देखेंगे कि बड़े बड़े पाषाण खंडों से अपनी जो इनके ग्रेव यार्ड्स होते थे, यानी कब्र होते थे, कब्रों के ग्रेव्स को उसको चिन्हित किया जाता था। ठीक है। तो इस नाते बड़े चट्टानों से चूंकि कब्रों को चिन्हित करते थे, इस नाते उसको मेगालिथ कल्चर नाम दिया गया। ठीक है। इस फेज में अगर आप देखेंगे तो नवपाषाण काल का क्रम यहां तक, यानी इस उस कल्चर तक दिखाई देता है कुछ हद तक। बहरहाल हम लोग ये बात कर रहे थे कि जो नियोलिथिक एज है, नवपाषाण कालीन काल है, इसमें पहली बार मनुष्य ने मिट्टी के बर्तन या मृदभांड बनाना आरंभ किया था। तो मृदभांड बनते हैं इस काल, मृदभांड या और जो पॉटरी जिसको हम कहते हैं। मृदभांड या पॉटरी क्या होते हैं? हम सभी जानते हैं कि मिट्टी के बर्तनों को पहले क्या करते हैं? तैयार किया जाता है, उसके बाद उसको आवा में पकाया जाता है। ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि दो पद्धतियों से मिट्टी के बर्तन या मृदभांड बनाए जाने लगे। कब? नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल में। एक तो आप जानते हैं हाथ निर्मित या हस्त निर्मित बर्तन थे, हस्त निर्मित थे, हैंडमेड। और दूसरे कैसे थे? दूसरे थे चाक निर्मित, जिसको हम पॉटर्स व्हील भी कहते हैं, चाक निर्मित। हम सभी जानते हैं कि जो हस्त निर्मित बर्तन हैं उनकी तुलना में चाक से जो निर्मित बर्तन होते हैं वो अपेक्षाकृत काफी बेहतर होते हैं, सुडौल बनते हैं अपेक्षाकृत, और आप जानते हैं स्पीड भी बढ़ जाती है। तो पहली बार पहिए का प्रयोग चाक के रूप में हमें किस काल में दिखाई देता है? पहिए का आविष्कार इसी फेज में हुआ था, जिसमें चाक के रूप में भी इस्तेमाल हुआ और गाड़ी के रूप में इस्तेमाल हुआ, भैंसा गाड़ी और इस तरीके से गाड़ियों में इस्तेमाल हुआ पहिया। ठीक है। तो बड़ा महत्वपूर्ण ये फेज रहा मृदभांडों की दृष्टि से। तो पॉटरीज का निर्माण यहाँ होने लगा, और पहले जो इस फेज के बर्तन बने वो बर्तन थे रेडवेयर। रेडवेयर मतलब लाल रंग के बर्तन। अभी भी हम गांव में देखते हैं साधारणतः तरीके से बर्तन बना करके और उन्हें आवा में पका दिया जाता है, तो लाल रंग के दिखाई देते हैं। आप देखेंगे जो शुद्ध देसी घड़े आपको मिलेंगे लाल रंग के ऊपर से नीचे तक मिलेंगे। बाद में क्या हुआ? उस पर पेंटिंग होने लगी। तो यहाँ अभी एकदम जो प्रिमिटिव है हम देख रहे हैं, शुरुआती फेज है, तो इस फेज में हम देखते हैं रेडवेयर मिलते हैं। तो पहले हमारे सबसे प्राचीनतम जो मृदभांड है, ओल्डेस्ट पॉटरी जो है वो किस तरीके के हैं? लाल मृदभांड है, रेडवेयर है। उसके बाद में आगे जैसे जैसे सभ्यता हमारी आगे विकसित होगी वैसे वैसे इसमें एडवांसमेंट आना शुरू होगा। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है, अब हम लोग देखें इतिहास निर्माण में क्या कंट्रीब्यूशन है। रेडवेयर इनिशियली आप देखेंगे जितने नवपाषाण कालीन स्थल है वहां पर ताम्र पाषाण के जो उपकरण है उनके साथ रेडवेयर भी देखने को मिलेंगे। तो इससे चिन्हित हो जाता है ताम्र पाषाण के उपकरण और साथ में रेडवेयर। तो आप देखेंगे ये स्थल जो है नवपाषाण कालीन स्थलों के रूप में पहचाने गए हैं, शुरुआती फेज वाले। उसके बाद में आप देखें दूसरा फेज आता है जिसको हम कहते हैं हड़प्पा काल। इसी में जब हम आगे बढ़ते हैं हड़प्पा काल में, यानी हड़प्पन एज में जब हम पहुंचते हैं, और इसका अगर आप बात करें तो लगभग मध्य 2500 बीसी के आसपास का अगर फेज देखेंगे तो इस समय
एक बर्तन बनना शुरू हो जाते हैं और जिनको हम कहते हैं ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, इसको कहते हैं काली पॉलिश वाले मृद भांड, काली पॉलिश वाले मृद भांड, काली पॉलिश वाले मृद भांड। हमने बात किया यहाँ पर रेड वेयर, बर्तन को सिंपली बनाया गया, आमे में पकाया गया, पक करके लाल हो गए। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एडवांसमेंट आया, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आया। इन्होंने विशेष प्रकार के लेप बनाए, बर्तन को पहले जब उससे चाक से उतारा, हल्का सा उसे धूप दिखाया और उसके बाद उस पर विशेष प्रकार की कुछ वृक्षों के तनों से, जैसे शीशम वगैरह कुछ और वो थे, शीशम था, महुआ था, कुछ और छाले, और उसके बाद में गेरू रंग वगैरह मिला करके और एक कलर अलग बनाया जाता था। ठीक है, तो ब्लैक कलर बनाते थे इनसे लेप वो करके। कलर पहले ब्लैक नहीं होता था, पकने पर वो ब्लैक आता था। तो एक लेप बनाया गया, लिक्विड बनाया गया और उसको ब्रश से क्या किया गया, बर्तन पर लेपित कर दिया गया। और जब ये लेपन की प्रक्रिया हुई, आगे बढ़ी, तो इसका परिणाम ये होता है कि इससे जब पका आमे में ये बर्तन, तो कैसा हो गया, काली पॉलिश वाला मृद भांड तैयार हुआ। ये काली पॉलिश वाला जो मृद भांड है, ये माना जाता है विशिष्टता सूचक बर्तन है इस फेज का, हड़प्पा काल का। तो हम लोग कहें कि नियोलिथिक एज का कौन सा विशिष्टता सूचक मृद भांड है, तो रेड वेयर है, यानी लाल मृद भांड है। जबकि हड़प्पा काल के स्थलों की, यानी हड़प्पा सभ्यता की पहचान किससे होती है, ब्लैक एंड रेड वेयर। तो हड़प्पा के जितने भी स्थल आपको मिलेंगे पूरे भारत में, अभी के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में, वहां सभी जगहों पर कौन से बर्तन मिलेंगे, काली पॉलिश वाले मृद भांड मिलेंगे। तो इतिहास निर्माण में इस नाते इनकी विशेष प्रासंगिकता है। ठीक है, अगला चीज आप देखें कि यहाँ टेक्नोलॉजी उन्नत हो गई थी। इस पर आप देखेंगे कि इन बर्तनों पर चित्रकारी भी मिलती है, ज्यामितीय आकृतियां भी मिलती हैं हड़प्पा के बर्तनों पर, और कईयों पर तो आप देखेंगे चित्र कथाओं का भी अंकन आपको देखने को मिलेगा। हड़प्पा से एक ऐसा बर्तन मिला है जिस पर आप देखेंगे जातक कथा में जो हम लोग पढ़ते हैं, एक चालाक लोमड़ी है, भूखी है लोमड़ी, और एक कौवा है, कौवे के मुंह में रोटी है। ठीक है, लोमड़ी कहती है कौवे से कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, ताकि वो गाने के लिए कौवा मुंह खोले और रोटी गिर जाए। ये वाली पंचतंत्र की कहानी यहाँ के मृद भांड पर अंकित मिलती है चित्र कथा के रूप में। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे कि इस काल में जो मृद भांड है वो कौन से मृद भांड है, विशिष्टता सूचक मृद भांड काली पॉलिश वाले मृद भांड है। ये अपेक्षाकृत हल्के हैं। ठीक है, मतलब बहुत, देखिए जो रोज के यूज के बर्तन होते हैं वो अपेक्षाकृत मजबूती से बनाए जाते हैं, भारी भरकम थोड़े से होते हैं ताकि उसमें मजबूती रहे। और जो विशेष उद्देश्यों के लिए, सजावट के लिए, उसको विशेष ओकेजन के लिए, कुछ स्पेशल ओकेजन है, जैसे आप देखते हैं शादियों में जो हमारे यहाँ कलश बनते हैं वो बड़े डिजाइनर टाइप के घड़े बनते हैं, उस पर काफी कलाकारियां की जाती हैं, उस पर सजाया जाता है उसको सुंदर तरीके से। इसी तरह से आप श्रीमद् भागवत या कोई कथा होती है उसमें देखते रखे जाते हैं तो उसको इसी तरीके से सजाते हैं। तो यहाँ के जो बर्तन हैं इनको आप देखेंगे कि ये ज्यादा बर्तन जो हैं वो अपेक्षाकृत समाज के उन घरों में मिले हैं जो घर बड़े साइज के हैं, मतलब अपेक्षाकृत इकोनॉमिकली एडवांस लोगों के घरों में ये बर्तन ज्यादा देखने को मिले हैं। अच्छा, इसका एक बड़ा केंद्र ये भी पूछा जाता है कि सबसे समृद्ध केंद्र जो बीआरडब्ल्यू का रहा वो कालीबंगा रहा। आप जानते हैं राजस्थान में, और आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे, कालीबंगा जो है यहाँ का स्थल, कालीबंगा, ये बीआरडब्ल्यू के लिए सबसे एडवांस माना जाता है। यहाँ जो है बहुत सुंदर हल्के डिजाइनर किस्म के बर्तन बने यहाँ पर। ठीक है, तो ये विशेषता सूचक मृद भांड हुआ। आप देखेंगे कुछ मृद भांड ऐसे मिले हुए हैं जो छिद्रित प्रकार के, यानी मिट्टी के बर्तन बनाए गए उसमें होल देखने को मिले। कभी आप नेशनल म्यूजियम या किसी म्यूजियम में जाएंगे, विशेषकर नेशनल म्यूजियम दिल्ली में, तो आपको देखने को मिलेंगे इस प्रकार के मृद भांड जो छिद्रित मृद भांड है। और लगता है उसमें सब्जियां, कुछ ऐसे सामान जैसे आलू वगैरह रखे जाते हैं ना, तो ये खराब नहीं होते, इसमें एयर का पासेज बना होता है। इस तरीके की चीजों का प्रयोग किया गया। कुछ जगहों पर आप देखते हो दीपक वगैरह जलाने के लिए ऐसे बर्तन बनाए जाते हैं, इसमें जलाकर दीपक रख दिया जाता है। ठीक है, तो ये मृद भांड वहां देखने को मिले हैं जो अभी तक प्रचलन में है किसी न किसी रूप में। दूसरा चीज अगर आप देखें तो कालीबंगा से कुछ मृद भांड ऐसे मिले हैं कि जिसमें आप देखेंगे जो नीचे वाला हिस्सा है बर्तन का, उसमें इस तरीके से बड़े बड़े मिट्टी के जो बर्तन मिलेंगे आपको नेशनल म्यूजियम में रखा मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा हिस्सा दिखाना चाह रहा हूं आपको, नीचे वाला बस इस तरह से उसमें बढ़ा हुआ है। शुरुआत में नहीं समझ में आ रहा था कि इसका उद्देश्य क्या है। बाद में जब इसको बहुत उस व्यवहारिक ध्यान से देखा गया, दृष्टि से देखा गया, तो ये समझ में आया कि पानी का जो तलछट है वो जाकर के इसमें जमा हो जाए। ये काफी लंबा होता है, बड़े बड़े, जैसे आप देखते हैं ना प्याऊ लगाने के लिए लगा दिए जाते हैं, बड़े बड़े बर्तन रख दिए जाते हैं सड़क के किनारे, उस पर ऊपर से कुछ कवरिंग कर दिया जाता है ताकि वो कूल बने रहें। तो वैसे बड़े बड़े बर्तन आपको देखने मिलेंगे जिसमें नीचे ये वाला हिस्सा बना हुआ, बढ़ा हुआ है ऐसे। ठीक है, अब लगता है कि इसको किसी बालू के उसमें गड्ढा बना करके बालू भर करके रखा जाता था, इसमें पानी भरते थे तो वो पानी ठंडा होता था। तो इस तरह के बर्तन आप देखेंगे हड़प्पा के ये बर्तन दिखाई देते हैं। तो बीआरडब्ल्यू बहुत सुंदर है, बहुत चमकीली पॉलिश वाला है, सुंदर उपदार पॉलिश आपको देखने को मिलेगी। कभी नेशनल म्यूजियम या इस तरह के म्यूजियम में जाए, या गुजरात में जो अभी उसमें लोथल में म्यूजियम बना है, तो इस तरह के बर्तन आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कालीबंगा इसका सबसे बड़ा सेंटर है। ये पूछा जाता है कि सबसे सुंदर बर्तन मिट्टी के कहाँ बने। हालांकि पूरे हड़प्पा
के जो जितने क्षेत्र हैं सभी जगह ये बर्तन देखने को आप मिलेंगे, लेकिन सबसे सुंदर और बढ़िया बर्तन जो बने हैं वहां के बने हैं, जिस पर विभिन्न प्रकार की डिजाइन, ज्यामिति आकृतियां वगैरह देखने को मिलेंगी। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अगला फेज जो है जिसको हम पाते हैं जो प्रारंभिक यानी ऋग्वैदिक काल है। तो ऋग्वैदिक काल में जो बर्तन मिलेंगे, जो ऋग्वैदिक पीरियड है ना, यहां पर जो बर्तन मिलते हैं, इसमें जो पॉटरी मिलती है ये है ओसीपी। यहां के विशिष्टता सूचक मृद भांड है ओसीपी। ठीक है, ये कॉपर होड के साथ ये मिलते हैं। ताम्रपुंज यानी तांबा बनाने के लिए, तांबे के बर्तन यूटेंसिल बनाने के लिए जो जहां पर वो तांबे का काम किया गया, पिघलाने का काम किया गया, उन क्षेत्रों में, उनके आसपास के क्षेत्रों में ऐसे बर्तन मिले जिसको कहते हैं ऑक्योर कलर पॉटरी। ऑक्योर कलर पॉटरी, ये मृद भांड मिलते हैं। ठीक है, जिनको हम कहते हैं गेरुवर्णी मृद भांड। इनको हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? गेरुवर्णी मृद भांड। तो ये मृद भांड किसके विशिष्टता सूचक मृद भांड है, किस फेज में देखने को मिलते हैं? तो पूरे ऋग्वैदिक पीरियड में देखने को मिलेंगे। यानी ऋग्वैदिक स्थलों के उत्खनन से क्या मिला है? ओसीपी मिला है, गेरुवर्णी मृद भांड मिला है। अपेक्षाकृत अगर आप देखेंगे, ये कंट्राडिक्शन कई बार चीजों को विरोधाभासी दिखा देता है कि आप देख रहे हैं हड़प्पा के बर्तन अभी आपने पढ़ा ज्यादा एडवांस है, फिर ये बर्तन अभी देखेंगे किस रंग के हैं? गेरू। गेरू मतलब जब आमे में बर्तन पकता है तो आप देखते होंगे, ईंट देखा होगा कम से कम, आप ये बर्तन अगर ध्यान दिए हो, जो अपेक्षाकृत कम पकता है, यानी तापमान बढ़िया नहीं होता आमे में जिस हिस्से में, तो वहां के बर्तन प्रॉपरली पकते नहीं, तो उनका डल कलर होता है, गेरुए रंग का कलर रह जाता है, यानी हल्का रेड से ये कहां पर है? अभी गेरुए रंग के हैं, और इस नाते ये बर्तन इंफीरियर हैं, किससे अपेक्षाकृत पीछे दिखाई देते हैं, थोड़े मोटे भौंडे आकार के हैं, उतना उसमें रिफाइनमेंट भी नहीं है। हम सभी जानते हैं जब ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं कि ये सब सभ्यता कैसी है? अर्ध यायावरीय, घुमंतु लोग हैं। आर्य कैसे लोग दिखाई देते हैं? पूरा पेस्टोरल इकोनॉमी है। पेस्टोरल इकोनॉमी में आप जानते हैं वर्षा ऋतु को छोड़ करके बाकी सारे पीरियड में ये लोग गायों को लेकर के घूमते रहते थे, स्थायित्व नहीं था जीवन में। तो शायद इनके जो आवा थे जिसमें ये बर्तन पकाया जाता है, जिसको प्लेन बोलते हैं, उसमें स्थिति ये थी कि वो उतना टेम्परेचर पैदा करने के लिए उनके पास शायद ईंधन नहीं था। हड़प्पा के बारे में अगर आप पढ़ें तो आप देखेंगे कि उनके पास इतना ईंधन की सामग्री थी, और शायद इसी नाते पर्यावरण का दोहन होने के नाते पतन में भी हम पढ़ेंगे, उसको जोड़ करके देखेंगे, कितने बढ़िया पके हुए ईंट, बड़ी बड़ी साइज के ईंट हैं, लेकिन आप देखें इतना बढ़िया पके हुए हैं कि हजारों साल से अभी भी इंटैक्ट मिलते हैं उस इलाके में। तो ईंट जब बहुत बेहतर तरीके से पकती है तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। कलर कैसा होता है? ब्राइट रेड होता है। ठीक है, तो इस तरह के जो बर्तन हैं, जिनकी बात हम लोग कर रहे हैं, हड़प्पा वाले बर्तन ज्यादा बेहतर हैं, क्योंकि उनके पास संसाधन था, टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, उनका जीवन स्थायी था, नगरीय समाज था, तो उसमें उन चीजों को उन्होंने तवज्जो दिया। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं घुमंतु यायावरी समाज है। ठीक है, केवल वर्षा ऋतु में एक जगह रुक रहे हैं, बाकी घूम रहे हैं, और परिणाम ये हो रहा है कि इनके बर्तन जो है रिलेटिवली इंफीरियर हैं, लाइट कलर हैं, गेरुए रंग के हैं, मोटे भारी भरकम हैं, उतना फिनिशिंग नहीं देखने मिलता, और देख रहे हैं कोई पेंटिंग नहीं है इस पे। अगला जो बर्तन है, इसके बाद का जो अगला फेज आएगा वो कौन सा आएगा? लेटर वैदिक फेज आएगा, यानी उत्तर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। इस पीरियड में जो मृद भांड है, इनके स्पेसिफिक जो इनके विशेष पहचान स्थापित करते हैं वो है पीजीडब्ल्यू, पेंटेड ग्रेवेयर, जिनको कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? पेंटेड ग्रेवेयर कहते हैं इनको। ठीक है, क्या कहते हैं इनको? पेंटेड ग्रेवेयर, यानी यहां पर अब पेंटिंग शुरू हो गई है, लेकिन ये कैसे हैं? धूसर हैं, तो इनको कहते हैं चित्रित धूसर मृद भांड। चित्रित धूसर मृद भांड, धूसर रंग के हैं, चित्रित धूसर मृद भांड, ये कहलाते हैं पीजीडब्ल्यू। इनका जो कालक्रम है, ये किस कालक्रम के साथ संगत दिखाई देते हैं? उत्तर वैदिक काल के साथ है। तो उत्तर वैदिक काल के विशिष्टता सूचक मृद भांड है उत्तर वैदिक काल। उस काल में जो मृद भांड पाए जाते हैं उनको कहा गया है चित्रित धूसर मृद भांड। ठीक है, तो ये इनके संगत है। नेक्स्ट फेज में अगर आप देखें तो इतिहास निर्माण में जब हम पीजीडब्ल्यू फेज की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? ये उत्तर वैदिक काल से संगत स्थल है, वहां से इस प्रकार के मृद भांड पाए गए हैं। और एक चीज और ध्यान रखना है, यहीं से लौह प्रयोक्ता संस्कृति भी शुरू होती है। तो पीजीडब्ल्यू का मतलब पेंटेड ग्रेवेयर के साथ क्या मिले हैं? लोहे के उपकरण या औजार भी मिले हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और अगर आप देखें तो लगभग 1076 बीसी में अतरंजी खेड़ा, एटा जिले में अतरंजी खेड़ा यूपी के, वहां से लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। हालांकि हम सभी जानते हैं लोहा ऐसा धातु है जिसका इरोजन होता है,
नमी अगर पाएगा तो क्षरण हो जाएगा और धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और इस नाते बहुत हो सकता है इससे पहले भी और प्रयोग हुए हो, लेकिन हमारे पास जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो 1076 बीसी का है, यानी इसी फेज के आसपास दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं लौह प्रयोक्ता संस्कृति के साथ जो बर्तन मिला वो कौन सा है, पीजीडब्ल्यू है। इसके बाद अगला बर्तन आता है एनबीपीडब्ल्यू। ये जो फेज हो जाता है ये पीरियड ऑफ बुद्धा, बुद्ध काल में, यानी 6th सेंचुरी बीसी एंड आर्डवर्ड, 6th सेंचुरी बीसी और उससे आगे, यानी अगर बुद्ध काल के बर्तनों की बात करें तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है, एनबीपीडब्ल्यू, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। अब आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग इतिहास निर्माण की बात कर रहे हैं। इतिहास निर्माण में किस तरह से पुरातात्विक जो फाइंडिंग्स हैं, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं, वो हमारा मदद करती है, इतिहासकार का मदद करती हैं। हम लोग कल बात किया था कि वहां की स्टोरी सुनाने के लिए कोई उपस्थित नहीं है, इन्हीं से हम स्टोरी बनाते हैं, हिस्ट्री मेकिंग में इन चीजों का प्रयोग करते हैं। तो बुद्ध पीरियड के साथ साथ जिस प्रकार के विशेषता सूचक बर्तन मिलना शुरू हुए उनको हम किस नाम से जानते हैं, एनबीपीडब्ल्यू। ये लंबे काल तक चला ये फेज। आप देख रहे हैं सेकेंड अर्बनाइजेशन के साथ ये दिखाई देता है। सेकेंड अर्बनाइजेशन भारत में 6th सेंचुरी बीसी में आरंभ होता है और उसके बाद भारत में आप देखेंगे हमारी इकोनॉमी फ्लोरिश करेगी धीरे धीरे। जो बहुत बड़े साम्राज्यों का युग आएगा भारत में, मौर्य काल इसी पीरियड में आता है। इसके बाद अगर मतलब इसका पीरियड अगर हम लास्ट देखें तो ये गुप्ता एज तक ये एनबीपीडब्ल्यू फेज चलता है। तो एनबीपीडब्ल्यू फेज के साथ में अब आप देखेंगे यहाँ खूब लौह उपकरण देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये बर्तन अभी तक जितने बर्तन बने थे पीछे से, यानी रेडवेयर, बीआरडब्ल्यू ब्लैक एंड रेड वेयर हड़प्पा वाला, और उसके बाद कौन सा आया, ओसीपी आया, फिर पीजीडब्ल्यू आया। आप देखेंगे अब एक उन्नत अवस्था की ओर बर्तन पहुंचा। यहाँ के बर्तन जो नॉर्दर्न उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड, ये काफी रिफाइंड टाइप के पॉटरी हैं, हल्के हैं, रिलेटिवली मजबूत हैं, बहुत अच्छे हैं क्वालिटी में, और बहुत शाइनी पॉलिश की गई है। उस पर ब्लैक जो है वो चमकीला काला रंग है। ठीक है, चमकीला काला रंग। हो सकता है आपने देखा हो, पहले हमारे उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में इस तरीके के बर्तन मिलते थे, घी वगैरह रखने के काम आते थे। जो थोड़ा सा एज लोग हैं या जिनके घर में ट्रेडिशनल चीजें चल रही होंगी उन्होंने देखा होगा, इसमें दही घी तमाम चीजें रखी जाती थी। बहुत ही बढ़िया सुंदर इस टाइप होता, अचार मुरब्बा ये सब भी रखते थे। ठीक है, और इसमें चीजें खराब नहीं होती थी, स्वाद नहीं खराब होता था। बहुत सुंदर बढ़िया चमकीली पॉलिश वाले ये बर्तन थे। ठीक है, तो इनमें आप देखेंगे जो पॉलिश है, ब्लैक पॉलिश जो है वो कैसी है, चमकीली पॉलिश है। ठीक है, तो ये पॉलिश कैसी है, चमकीली पॉलिश इस पर दिखाई देती है। और ये बर्तन एक लंबा फेज तय करते हैं 6th सेंचुरी बीसी से लेकर के और लगभग गुप्त काल के थोड़ा पहले तक, यानी गुप्त काल तक कह सकते हैं, गुप्त काल तक के फेज तक दिखा। लेकिन गुप्ता पीरियड से जो एक नया बर्तन आ जाता है, अगला बर्तन आता है, उसको हम कहते हैं एराटाइन। ठीक है, एराटाइन को नील लोहित कहा गया। क्या कहा गया, नील लोहित। ठीक है, नील मतलब क्या हुआ, नीला। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्लू कलर लिए हुए। ठीक है, अब जो आयरन का कलर होता है उससे नील लोहित प्रकार के बर्तन शुरू होते हैं। ये गुप्ता फेज की बड़ी विशेषता है, गुप्त काल में मिलते हैं। तो गुप्त काल के बर्तन क्या कहलाते हैं, अब उसके बाद ये बर्तन मिलते रहे। तो एंशिएंट में हम लोगों ने देखा तो गुप्त काल के साथ जो विशेषता सूचक मृदभांड मिलते हैं, बढ़िया डिजाइनर है, ज्यामिति आकृतियां, विभिन्न प्रकार के फूल पत्तियां, उन सबका अंकन। ठीक है, और काफी सुंदर देखने में ये बर्तन नील लोहित बर्तन कहलाते हैं। मतलब इससे भी थोड़ा आगे है ये कई मामले में ये बर्तन। ठीक है, तो इसको देखेंगे, ये नील लोहित बर्तन जो है ये किस काल के दो तक है, गुप्त काल, और उसके आगे जो बर्तन मिले उसे नील लोहित मृदभांड कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने बात किया कि जो बर्तन पाए गए आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के रूप में, वो किस तरह से काल निर्धारण में विशेष योगदान करते हैं। अच्छा, एक चीज और कहना है कि इन बर्तनों के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये भी देखें कि इनको जो बनाने की तकनीक है, पकाने की तकनीकी है, ये दोनों चीजें उस सिविलाइजेशन के उन्नति का भी सूचक है, साथ साथ में कलात्मक एक अभिव्यक्ति का भी सूचक है। तो इनको जब हम कल्चरल उसमें देखते हैं, अचीवमेंट्स में देखते हैं, तो उसमें इनका भी बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी में है, अगला है स्कल्पचर एंड मोन्यूमेंट्स। स्कल्पचर्स एंड मोन्यूमेंट्स।
तो विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों में जो भवन और जो स्मारक है उनकी भी बड़ी महत्ता है। ठीक है, तो इस दृष्टि से देखा जाए तो उस काल में तमाम प्रकार की भवन निर्माण हुए। ठीक है, जैसे अगर हम लोग देखें हड़प्पा काल में चर्चा करते हैं या उसके पहले दैमाबाद और जो ताम्र प्रयुक्त संस्कृतियां हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि बस्तियां बसने लगी, सेटलमेंट सब बनने लगे। ठीक है, अगर हम आर्यों की बात करें तो आर्यों का प्रारंभिक जो जीवन था वो यायावरी था। इस नाते उनका मटेरियल कल्चर उपलब्ध नहीं है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि घास फूस की झोपड़ियों में रहते थे, ऐसे पदार्थों का प्रयोग करते थे जो पेरिसेबल गुड्स थे, यानी क्षरण हो गया जिनका। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि स्टोन का यूज जैसे आरंभ हुआ, किसका यूज प्रयोग हुआ, पहले पत्थर का प्रयोग शुरू हुआ। तो आप देखेंगे पत्थरों से जब मकान बने तो वो स्थायी रहे, उनके जो अवशेष बचे हुए मिले। तो आप देखेंगे इनाम गांव, दैमाबाद, ऐसे कई स्थल मिल जाएंगे। जोरवे संस्कृति जो यहाँ की रही राजस्थान की, इसमें आप देखेंगे पाषाण निर्मित भवन देखने को मिलते हैं और एक के बजाय कई कक्ष भी मिलते हैं कई भवनों में। अगर कई कक्ष का एक विस्तृत बड़ा विशाल भवन दिखाई देता है तो इसका मतलब ये है कि परिवार ज्वाइंट फैमिली की विचारधारा पर आधारित है। छोटे छोटे घर एक दो रूम के मिलते हैं तो जाहिर सी बात है कि फैमिली का भी साइज छोटा होगा। बड़े घर मिल रहे हैं, ठीक है, कई कमरों वाला मकान मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि परिवार बड़ा है। तो ज्वाइंट फैमिलीज का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ शुरू हो जाता है किस पीरियड में, प्री हड़प्पन फेज में ही शुरू हो जाता है। उसके बाद में आप देखेंगे हड़प्पन फेज। तो हड़प्पा में तो आप देखते हैं कि एक बड़ी नगरीय संस्कृति का विकास हुआ था और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से इन्होंने क्या किया था, अपने भवनों की संरचनाएं बनाई थी। ठीक है, जो वेल प्लान्ड सिटीज थे और उसमें आप देखेंगे कुछ बड़े सार्वजनिक किस्म के भवन दिखाई देते हैं। जैसे आप देखेंगे मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन दिखाई देता है जिसके पास में आप एक देखेंगे बहुत बड़ा सा बाथिंग पॉन्ड था, यानी महास्नानागार भी देखने को मिलता है। तो ये सब संरचना इस बात की द्योतक है कि सार्वजनिक उपयोग में इनका प्रयोग होता रहा होगा। हमारे यहाँ अभी भी आप देखें, पूरा भारत भ्रमण करिए, आप एक चीज पाएंगे, मंदिरों के साथ साथ पोखरे बनाने की प्रणाली चल रही है, अभी भी चल रही है। वहां भी अगर आप बृहद स्नानागार का अन्वेषण करें जो मोहनजोदड़ो में है तो आप पाएंगे कि वहां से 3 साइड से सीढ़ियां निकल करके ऊंचे प्लेटफॉर्म की ओर जाती हैं, जो पकी ईंटों से बड़ा प्लेटफॉर्म दिखाई देता है और वहां कुछ संरचनाएं, ऊपर का हिस्सा चल ढा गया है, नहीं बचा है, बाद में ईंट चोर उठा लगे ऊपर वाले हिस्से को। ठीक है, ईंटें चुराने के चक्कर में उन्होंने संरचना को विकृत कर दिया जो और बेहतर संरचना दिख सकती थी। तो हम बहुत क्लियर तो नहीं है, लेकिन एक बात जरूर कह सकते हैं देख करके कि सनातन परंपरा का ही चलन कहीं पूरी दुनिया में और किसी भी धर्म संप्रदाय को देख लीजिए, ये चीज नहीं पाएंगे कि धार्मिक स्थल के साथ साथ पोखरा हो। और आप कहीं ऐसा भी नहीं देखेंगे, वहां शहरों में कुछ लोग अपने लिए बाथिंग पॉइंट बना लेते हैं, वो बात अलग है, लेकिन वो अपने इंडिविजुअल यूज के लिए होता है। वहां पर अगर एक पोखरा मिलता है, मैंने कल भी पिछली क्लास में भी कहा था कि हड़प्पा के लोग बहुत ज्यादा करीब दिखाई देते हैं सनातन संस्कृति के, और छोटे मोटे जो साक्ष्य मिलना शुरू हुए हैं उससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा के लोग कहीं और के लोग नहीं थे, हमारी सनातन संस्कृति के एक हिस्सा थे, एक पार्ट थे। वो हमारे ही इतिहास के एक धरोहर के रूप में है, सनातन संस्कृति का ही हिस्सा है, सनातन संस्कृति कंटिन्यू है। तो जो वो पोखरा बड़ा सा मिला हुआ है, बृहद स्नानागार के नाम से जिसे जानते हैं, वो बगल में बृहत्तर जो संरचना बनी है, ऊंचा प्लेटफॉर्म बना हुआ पकी ईंटों का और एक बहुत बड़ी संरचना दिखाई देती है वहां पर, जिसमें पिलर्ड हॉल भी दिखाई देता है और बड़े बड़े कक्ष दिखाई देते हैं। तो साफ जाहिर होता है उससे कि सनातन परंपरा का एक हिस्सा था। और बहुत संभव है कि जैसे आज पोखरों में स्नान करके, खास करके आप देखेंगे कि जितने भी शैव मंदिर हैं सब में स्नान करते हैं पोखरे में और फिर वहां से जल लेते हैं और जाकर के देव को अर्पित करते हैं। तो इसी परंपरा के एक हिस्से के रूप में हम लोग देखने की कोशिश कर सकते हैं उसे, और बहुत ज्यादा संभावना है कि केवल गेस नहीं है, हमारी परंपरा का ही एक हिस्सा है। इस नाते हमें इसे अनभिज्ञता नहीं व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि यूरोप के लोगों ने जो इतिहास लिखा उनको ये समझ नहीं है कि पोखरे कब एक विशाल सार्वजनिक भवन के साथ बनते हैं। तो हमारे यहाँ सारे को एग्जाम्पल रख लीजिए और फिर कंक्लूजन निकालिए। इंडिविजुअली क्यों अलग से क्यों उसको देख करके कंक्लूजन निकाल करके और डिनाइल मोड में रहते हैं कि सनातन का हिस्सा नहीं था। बहरहाल हम इस डिबेट में आगे चर्चा करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो भी संरचनाएं, मोनूमेंट जो भी मिलते हैं उससे बहुत कुछ देखने समझने को मिलता है। पहली चीज आप देखें, जितने व्यापक पैमाने पर पकी ईंटों का और बढ़िया एक विशिष्ट अनुपात में जो ईंटें मिली हैं, ठीक है, 4:2:1 के अनुपात में जो ईंटें मिली हैं, यानी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का एक स्टैंडर्ड है पूरे हड़प्पा पीरियड में। ये इस बात का भी द्योतक है कि वहां पर कोई सेंट्रलाइज गवर्नेंस की सिस्टम था। आप जानते हैं स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो बड़ा महत्व का है। और कभी भी स्टैंडर्ड कैसे सेट होते हैं, आप पहले देखें, अपने ही देश में अलग अलग इलाकों में माप तोल की अलग प्रणालियां रही, फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, जब भारत एकीकृत हो गया तो हमने भी एमकेएस सिस्टम अपनाया। बाहर आप देखिए कहीं सीजीएस सिस्टम था, कहीं एफपीएस सिस्टम था, सबने मिलाकर के अब मैट्रिक सिस्टम अपना लिया, एमकेएस सिस्टम अपना लिया पूरी दुनिया ने। और आप देखते होंगे कि जब भी मोल भाव की बात होती है तो स्टैंडर्ड सेट दिखाई देता है पूरी दुनिया में कहीं भी
किलो बराबर है पूरी दुनिया में, सेम वजन की चीज है। तो ऐसे अगर यहाँ हम लोग देखें तो जो ईंटों की संरचना है, अगर पूरे हड़प्पा पीरियड में एक जैसी पूरा सारे हड़प्पा स्थलों में एक स्टैंडर्ड की ईंटें मिल रही हैं, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सब वेल कनेक्टेड थे, वेल गवर्न थे। तो मोनूमेंट्स जो हैं, हम लोग बात कर रहे थे हड़प्पा का एग्जाम्पल लेकर के कि किस तरह के वहां के जो भवन है, संरचनाएं हैं, वो इस बात का द्योतक है कि हमारा नगरीय समाज कितना उन्नत हो चुका था। तो मटेरियल कल्चर काफी एडवांस हो चुका है किनका, हड़प्पाई लोगों का। और फिर हम लोग देखेंगे किस तरह से 7 महानगरियों की चर्चा बुद्धिस्ट पीरियड में देखने को मिलती है। तो नगरीकरण की जो दूसरा चरण दिखाई देता है, उसमें भी हम किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, तमाम भवन और संरचनाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें सम्राट अशोक के भवन को देख करके, जो स्तंभों वाला बड़ा हाल था, उसको देख करके फाहियान जो गुप्त पीरियड में आता है, यानी आप देखें लगभग 250 बीसी में अगर बनवाया गया होगा ये भवन, विशाल भवन जो बना था, राजमहल पैलेस बना था अशोक, सम्राट अशोक का, उस पैलेस को लगभग 500 ईस्वी में कौन देखता है, सॉरी 400 ईस्वी में, 416 के आसपास तक यहाँ था वो, 17 साल लगभग, 399 से 416 के आसपास। फाहियान यहाँ देख करके बताता है कि इसको देख करके ऐसा लगता है कि इसको देवताओं ने बनाया होगा, इतना सुंदर और इतना भव्य था वो। तो जाहिर सी बात है कि मोनूमेंट्स जो हैं वो भी हमारे इकोनॉमिक स्टेटस को शो करते हैं, टेक्नोलॉजी हमारी कितनी उन्नत हुई है ये भी दिखाते हैं। जैसे वहां के भवनों में जो विशाल स्तंभ लगे हुए हैं, वो स्तंभ इस तरीके से पॉलिश किए गए हैं, जो पिलर्स हैं, यानी पिलर्ड हाल है, कहते हैं 80। और हाँ, मैं खुद जाकर के देखा हूं, वहां पर कुछ टूटे हुए हिस्से अभी कुम्भलहार में मिलेंगे। कुम्भलहार वही जगह है जहां पर जिसकी पहचान होती है पाटलिपुत्र के मेन सेंटर की, जहां पर सम्राट अशोक का अपना बृहत्तर राजभवन, बहुत विस्तृत राजभवन था, ठीक है। और वहां पर बहुत बड़े बड़े पिलर्स लगाए गए थे, और उस पिलर्स पर अगर आप देखेंगे तो मौर्य काल में एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता दिखाई देती है कि वो स्टोन को बहुत बढ़िया से पॉलिशिंग की टेक्निक उन्होंने डेवलप कर ली थी, ठीक है। तो ये सारे पॉलिश्ड हैं और इस नाते दूर से चमकते हैं। तो बहुत सुंदर स्तंभ निर्मित किए गए थे। और अशोक की लाटों के बारे में तो हम लोग जानते हैं सभी कि किस तरह से उसको पॉलिश करके चमका दिया गया था कि फिरोज शाह तुगलक और उसके लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो गए थे, वो भ्रम में पड़ गए थे, उनको लगा कि ये स्वर्ण निर्मित है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि भवन निर्माण में जो विशेष तकनीकी का इस्तेमाल हुआ है, वो भी इतिहास निर्माण में बहुत कुछ हमें सहयोग देता है। इकोनॉमिक स्टेटस समझ में आता है कि उसमें कितनी उन्नति हुई थी। दूसरा ये भी दिखाई देता है कि कला में कितनी उन्नति हुई थी, क्योंकि आप जानते हैं जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, अगर मटेरियल बहुत सस्ता है तो इसका मतलब है कि जो भवन निर्माता है उसके इकोनॉमिक स्टेटस जो है उतना बढ़िया नहीं है। जैसे अगर हम फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं मुगलों के पीरियड को, तो सबसे बेस्ट जो दिखाई देती हैं आर्किटेक्चर, वो किस पीरियड में, शाहजहां के पीरियड में। और अगर उस काल की इकोनॉमी का आप देखेंगे, सूक्ष्म अवलोकन करेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि शाहजहां के समय में सबसे एडवांस इकोनॉमी पहुंची थी, यानी पूरे मिडिल पीरियड में बेस्ट इकोनॉमी किस पीरियड की दिखाई देती है, शाहजहां के पीरियड की। और इसी नाते संभव हुआ ताजमहल जैसी विशाल और सुंदर संरचनाएं निर्मित हुई, इतने बड़े बड़े किले, लाल किला बना, दिल्ली का लाल किला मिला, आगरा के लाल किले में इतनी सुंदर सुंदर संरचनाएं बनी, और वो बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, ग्रोथ के और उन्नति के संभव नहीं था। तो मोनूमेंट्स जो है बहुत कुछ, बहुत सारी चीजों को द्योतित करते हैं। एक तो क्या दिखाते हैं, किस चीज का डिमॉन्स्ट्रेशन है, इकोनॉमी का। दूसरा कि उस समय की जो टेक्नोलॉजी है वो कितना एडवांस हो चुकी है। तीसरी बात यह है कि मटेरियल उनका कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे इकोनॉमिक स्टेटस के साथ साथ उसमें अवेलेबिलिटी भी शो करती है। जैसे कई बार पूछा जाता है कि अशोक के स्तंभ कहाँ से लिए गए पत्थरों के बने हैं, तो यह है कि चुनार में बहुत बड़ा वर्कशॉप था। चुनार, इलाहाबाद से आगे जब आप बढ़ते मिर्जापुर की ओर, तो चुनार की पहाड़ियां बीच में पड़ती हैं, वहां के पत्थरों से विशाल स्तंभों का निर्माण हुआ है। तो उस इन तमाम चीजों को लेकर के हम क्या करते हैं, इतिहास को निर्मित करने का कार्य करते हैं। तो इसमें जो इस तरह की संरचनाएं हैं वो बड़ा ही विशिष्ट महत्व रखती हैं। नेक्स्ट आते हैं, अगला है इसमें केव पेंटिंग्स एंड रॉक आर्ट। केव पेंटिंग, मनुष्य बाय नेचर बड़ा ही क्रिएटिव है, डिस्ट्रक्टिव भी है, छोड़ दीजिए उसको, हमें क्रिएटिव की बात करनी है। यहाँ पर हम यहाँ पर सकारात्मक पहलुओं की चर्चा कर रहे हैं। तो मनुष्य की, यानी कहते हैं अंदर, उसके मनुष्य के अंदर एक कलाकार, सभी के अंदर नहीं लेकिन कुछ में विशेष कलाकार होता है। और वो कलाकार क्या करता है, व्याकुल रहता है कि चीजों को कलात्मक चीजों के रूप में उसकी अभिव्यक्ति कर पाए, ठीक है। चाहे वो नृत्य हो, चाहे संगीत हो, चाहे पेंटिंग हो, या विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर बनाने की प्रणाली हो। तो इन सब चीजों के रूप में हम लोग बात देखें तो मध्य पाषाण काल से मनुष्य ने पेंटिंग करना शुरू कर दिया, और दुनिया की प्राचीनतम चित्र गुफाओं में से एक की धरोहर हमारे यहां मिल जाएगी। और हम सभी जानते हैं भीमबेटका की गुफाएं, भीम बेटका की गुफाएं, ये गुफाएं भोपाल से 100 किलोमीटर के अंदर ही होंगी संभवतः ही,
ठीक है, रायसेन जिला है, ठीक है, एमपी में। वहां पर आप देखेंगे कि ये प्राचीनतम मनुष्य की कलाकृतियों को संजोए हुई है, लगभग 30,000 वर्ष पूर्व। कितनी पुरानी है ये? 30,000 साल पुरानी है। और इस 30,000 साल पुरानी ये मानव द्वारा प्रयुक्त जो गुफाएं हैं, उनमें क्या किया है मनुष्य ने? विभिन्न प्रकार की चित्रकारियां की हैं। हालांकि ये चित्रकारियां पूछा जाए तो अभी वाला ब्रश से पेंटिंग जैसे किया जाता है वो वाला चित्रकारी नहीं है। यहाँ रेखा चित्र बनाया गया। क्या किया गया? रेखा चित्र बनाया गया। ठीक है, तो ये रेखा चित्र बनाए गए हैं, यानी स्केच है। इसको हम रेखा चित्र को क्या कहते हैं? स्केच। ठीक है, तो स्केचिंग किया गया है। ठीक है, अलग अलग कलर के जो वहां पर जैसे गेरू रंग हो गया, आप देखते होंगे विशेष प्रकार के खनिज के रूप में उपस्थित मिलता है। इसी प्रकार के आप देखिए कि जला हुआ लकड़ी है तो वो उसका जो कोयला हो काले रंग के रूप में इस्तेमाल होता है। ऐसे विभिन्न प्रकार के कुछ आप देखते होंगे पत्थर जैसे चीजें मिल जाती हैं, उनका भी अपना वो थोड़े जैसे नहीं, कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो बुरबुरे किस्म के, उनका भी इस्तेमाल कर लेते हैं लोग, रगड़ोगे दीवार पर उसके रेखा बन जाती है। तो इनको चिन्हित किया गया, खड़िया हो गया, इन तमाम चीजों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। तो ये जो स्केच बने हुए हैं इसमें देखेंगे नृत्य है, सामूहिक नृत्य भी है और शिकार के भी चित्र है। उससे काफी कुछ स्पष्ट होता है। क्या स्पष्ट होता है? पहला चीज तो आप देखें कि ये प्राचीनतम है, और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ये यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल है। ठीक है, ये मानव की यानी आदिम मानव 30,000 साल पहले मानव की जो अवस्था से उसको हम किस नाम से जानते हैं? आदि मानव द्वारा यहाँ प्रयुक्त की गई। और यहीं पर एक चीज मैं और बताऊंगा आपको कि यहीं पर पहली बार मानव निर्मित विश्व में सबसे प्राचीन, धर्म बंटवारा स्वाभाविक हो जाता है, लगता है वहां भी दो गुट रहे होंगे जिनमें आपस में नहीं बन रही होगी, तो उन्होंने गुफाओं के बीच में एक पत्थर की दीवार खड़ी की। तो सबसे प्राचीनतम जो मानव निर्मित दीवार बनी वो कहां बनी? वो बनती है भीमबेटका केव में। ये भी इसके महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत होते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे बहुत सुंदर लोहगढ़ा एक जगह है, ये आपके इलाहाबाद के मेजा तहसील में शायद पड़ेगा। यहाँ आप देखेंगे कि वहां भी पाषाण उस पर चित्रकारी देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद में ऐतिहासिक काल में आएंगे तो आप तो देखेंगे अजंता और एलोरा। हाँ, तो यहाँ हम लोग बात कर रहे थे कि सामूहिक नृत्य और सामूहिक रूप से बड़े जानवरों का शिकार करने की एक रणनीतिक रूप से कैसे उसको घेर रहे हैं, उसको चित्रांकित करना। एक तो मानव अभिव्यक्ति को चित्रित कर रहा है, दूसरी चीज ये दिखा रहा है कि किस तरीके से उस समय भी मनुष्य सामूहिक प्रयास से बड़े उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता था। इसका भी इसमें भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नृत्य में आप देखें तो खुशी की सामूहिक अभिव्यक्ति, कुछ वाद्य यंत्र भी दिखाई देते हैं, कुछ लोग कुछ बगड़ रगड़ करके बजा रहे हैं, इस तरीके से चीजें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अगला प्रोजेक्टाइल भी दिख जाता है। ठीक है, भाला भी दिखता है। तो कौन से उपकरण प्रयोग करते थे शिकार में, इन सबका भी जानकारी मिल जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं ऐतिहासिक काल में जो चित्रकला के विश्व स्तर के जो हमारे पास उदाहरण है वो है अजंता और एलोरा, एक समूह है ये। और आगे आपको देखने को मिलेगा बाघ। ये दोनों जो है अजंता और एलोरा कहां पर है? ये तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है ये दोनों। ठीक है, पहाड़ियों में यहां पर क्या किया गया? कहते हैं कि बौद्ध धर्म को कालंजयी बना दिया गया, यानी उसने समय को भी जीत लेने का काम किया। किसने? वहां के जो तक्षक लोग थे, तक्षण कला में सिद्ध हस्त लोग थे, उन्होंने क्या किया? अपने श्रम से, अपने हुनर से पहाड़ियों के अंदर काट काट कर सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर गुफाएं बना डाली। ऐसी 30 गुफाएं कहाँ मिलेंगी? बौद्ध धर्म से संबंधित अजंता में मिलेंगी, जो न केवल विश्व धरोहर हैं बल्कि मानव सृजनात्मकता का सबसे बेहतर उदाहरण के रूप में दिखाई देती है। और वर्ल्ड क्लास पेंटिंग है, मतलब उस समय में पूरी दुनिया में कहीं नहीं बना। और तमाम पेंटिंग्स तो ऐसे हैं, भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से गुफा नंबर 16 में मरणासन राजकुमारी का जो चित्र है उसको देखेंगे तो उसमें जो वियोग का भाव दिखाई देता है वो दुनिया के किसी भी पेंटिंग में नहीं दिखाई दिया, भले उसमें मोनालिसा को क्यों ना शामिल कर लीजिए। ठीक है, आप देखेंगे तो मोनालिसा कहीं नहीं टिकती है। उस राजकुमारी का जो पेंटिंग है अद्भुत है। ऐसे पद्मपाणि और कृतेश्वर बुद्ध के ही एक वो हैं, उनमें अगर आप देखेंगे तो जो करुणा और दया का भाव झलकता है, उनकी आंखों में जो भाव अभिव्यक्त हुआ है वो पूरे विश्व में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हमारे यहाँ दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग कहाँ मिलती है? अजंता के केव में। 30 गुफाओं की एक श्रृंखला, पूरी पहाड़ियों को काट काट कर, एक तो वो गुफाएं बहुत सुंदर ढंग से निर्मित की गई, बहुत सुंदर गुफाएं निर्मित की गई। दूसरी चीज आप देखेंगे इन गुफाओं में जो पेंटिंग्स हैं वो अद्वितीय हैं, अद्भुत हैं। ठीक है, अजंता में ही आप देखेंगे ऐसी पेंटिंग्स हैं जो हमारे विदेश संबंध की तरफ भी इशारा करती हैं। ये पेंटिंग बनना शुरू हुई सातवाहन काल, उसके बाद वाकाटक काल तक यहाँ पर चली। ठीक है,
तो यहाँ पर जो देखेंगे बड़ी अद्भुत पेंटिंग देखने को मिलेंगी। रंग संयोजन आप जानते हैं एक नई स्टाइल होने लाया था, किस तरह से ऊपर लेपिंग करेंगे, उसके बाद एक उस पर निर्मित करेंगे, उसको फ्रेस्को एंड टेम्पोरा टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसको हम लोग जब गुप्त पीरियड गुप्त काल में आर्ट करेंगे तो उसमें थोड़ी चर्चा मैं करूंगा, अभी यहाँ टाइम इतना नहीं हमारे पास। दूसरा एलोरा, यहाँ हम लोग देखते हैं अजंता में बौद्ध धर्म मुख्य रूप से कौन है, बौद्ध धर्म मुख्य रूप से क्या कहें, लगभग लगभग पूरा का पूरा बुद्धिज्म से संबंधित है। और यहाँ पर एलोरा है। एलोरा में आप देखेंगे हमारे जो 3 सनातन धर्म है, कौन कौन, सनातन में हिंदू, बौद्ध और जैन, तीनों के यहाँ पर चित्र मिलेंगे, तीनों धर्मों से संबंधित। हालांकि यहाँ के ज्यादा सुरक्षित है और यहाँ ज्यादा क्षय हो चुके हैं। ठीक है, तो अजंता की जो पेंटिंग्स हैं फ्रेस्को और टेम्पोरा से जो बनी थी, दीवारों पर सजाया गया सुंदर ढंग से, उसकी तुलना में यहाँ की पेंटिंग थोड़ा ज्यादा डैमेज हो गई, यानी काल के हाथों ये ज्यादा शिकार हो गई है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल आगे बात करेंगे। यहाँ आप देखिए एक तो क्या दिखाई देता है, धर्म से संबंधित तमाम चीजें, यहाँ पर बुद्ध के जीवन के तमाम पहलुओं को, तमाम जो जातक कथाएं हैं, जातक कथाएं यानी बुद्ध के इस जन्म जो हम लोग इस बुद्ध के रूप में जानते हैं, उसके पहले भी कहा जाता है कि बुद्ध ने तमाम जन्म लिए और उन जन्मों के जो है बोधिसत्व के रूप में उनको हम कहते हैं जातक कथाएं, उनसे जुड़ी स्टोरी। ठीक है, तो जातक कथाओं का चित्रांकन बहुत बढ़िया अजंता में देखने को मिलेगा। एलोरा में कुछ कुछ मिलेंगे, लेकिन एलोरा में मिक्स्ड है, यानी इसमें ध्यान रखेंगे हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों में अगर आप ध्यान दें, इन दोनों में जो चित्रांकन हुआ, जो वर्ण विषय था, वर्णन का विषय रहा, वो आम आदमी के जीवन के विषय वस्तु को वहां पर नहीं लिया गया। लेकिन आप देख रहे हैं बाघ की गुफाएं हैं, ये महाराष्ट्र में है, ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो बाघ की गुफाएं हैं, छोटी सी बाघ नामक नदी है, उसी किनारे कुछ पहाड़ियों पर टेप बनाई गई हैं। तो बाघ की गुफाएं जो हैं वो कहां पर हैं, एमपी में है। और यहां पर आप देखेंगे धार से लगा हुआ इलाका है ये, यहाँ छोटी नदी बाघ नाम की एक नदी बहती है, उसी के किनारे कई गुफाएं हैं, मानव निर्मित गुफाएं हैं, और उसमें सुंदर पेंटिंग मिलती है। ठीक है, इस पेंटिंग में आप देखेंगे यहाँ पर लोक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। लोक पक्ष, लोक मतलब जो पब्लिक लाइफ की चीजें हैं, यानी आम आदमी के जीवन का चित्रण इसमें किया गया है। कॉमन मैन, अभी आप देखें कि इन दोनों में कॉमन मैन को नहीं महत्व दिया गया, स्थान नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ के जो चित्रण है, बाघ के गुफाओं के जो चित्रण है, उनकी विशेषता यह है कि यहाँ पर आम आदमी के जीवन के विभिन्न पहलुओं को यहाँ पर चित्रकारों ने उकेरा है, सजाया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो गुफाओं के रूप में, अच्छा हमने देखा कि धर्म का पता चल रहा है, धर्म के विभिन्न प्रकार के आचार विचार का पता चल रहा है, वस्त्रों का पता चल रहा है, सजने संवरने का। अजंता में जो फैशन है, अभी आप देखते होंगे अजंता में एक चीज अगर आप देखें, महिलाएं अपने केस को सजाने का बहुत तरीका अपनाती हैं। यहां पर आप देखते रह जाएंगे, जितनी अलग अलग आपको चित्र मिलेंगे, उसमें केस की जो सज्जा है अद्भुत है। जो उनको ऑर्नामेंट या ज्वेलरी मतलब जो गहने पहनाए गए हैं, वो आप देखेंगे आज भी उनमें बहुत सारे फैशन में हैं। और उतना बढ़िया जो आप सोचिए चित्र बनाए गए हैं, ज्वेलरी नहीं बनाया कि ऐसे उसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये क्या दिख रहा है, चित्र में इतनी बढ़िया ज्वेलरी है। जैसे आप साउथ इंडिया के मंदिरों में जाकर के देखें तो वहां आप देखेंगे कितना ज्यादा सजावट दिखाई देती है, मतलब गले से, कान से लेकर के, नाक से लेकर के पांव तक आप देखेंगे ज्वेलरी से लदी हुई दिखेंगी। कई बार बहुत ओवर हो जाता है, जूड़े में भी आप देखेंगे सजावट, जूड़े को बहुत बढ़िया से सजा दिया गया है। क्या चीज दिखाई दे रहा है, अगर सर से पांव तक, कई बार तारीफ करते हैं कि हमारी बेटी तो इतने अच्छे घर में ब्याही गई है कि सर से पांव तक उसको सोने से लाद दिया है। नहीं, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है आर्थिक मतलब उनकी जो अपनी क्षमताएं हैं। तो यहां अगर आप देख रहे हैं कि इतना साज सज्जा बढ़िया है, वस्त्र भी इसी तरीके से आप देखेंगे, पहनावे के बारे में यहाँ आपको देखने समझने मिल जाएगा कि उस समय किस तरह के वस्त्रों का चलन था, फैशन किस तरीके का था। राजकुमारी और आम उनकी जो सेविकाएं हैं, उनके पहनावे में किस तरीके से आपको अंतर समझ में आ जाता है। तो ये जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, इसको भी बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो मतलब एक गुफा जो न केवल आर्किटेक्चर की दृष्टि से विशेष महत्व रखती है, बल्कि साथ साथ आप देख रहे हैं कला की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से बहुत कुछ बोल सकती है। और उसे इतिहास लेखक कितना पारखी दृष्टि का है, उस अनुसार अपने इतिहास को निर्मित कर सकता है। यानी वो बोलती हैं, बस आप में सुनने की क्षमता हो और देखने की दृष्टि हो। ठीक है, तो वो मुंह का अभिव्यक्ति जो है ना, वो अद्भुत है। अब मेन इस पर डिपेंड करता है देखने वाला कहां तक, उसकी निगाह कितनी पारखी, कितनी गहरी है, जो इन सारी चीजों से सार निकाल लेती है, इतिहास निर्मित कर सकती है। इसी तरीके से अगर आप देखें गुफाओं के निर्माण की प्रक्रिया में, अगर हम लोग शुरुआत देखें, मतलब एक और पहलू देखें, तो ये मौर्य काल में भी मिलेंगे आपको। मौर्य काल में गया में बराबर की पहाड़ियां हैं, वहां पर आप देखेंगे कि गुफाओं को निर्मित करवा करके राजा की ओर से, राज्य की ओर से दान दिया गया। और उस समय आजीवक संप्रदाय था। 6th सेंचुरी बीसी में भी आप देखेंगे आजीवक संप्रदाय मिलेगा। और
मेटेरियलिस्टिक एक प्रकार का एक वो था, समाज था इनका। और आप देख रहे हैं कि यानी बुद्ध के काल में दिखाई देते हैं और फिर मौर्य काल में उनको गुफाएं निर्मित करके दान दी जा रही हैं। सम्राट अशोक और दशरथ दोनों ने गुफाएं दान में दी हैं। नागार्जुनी की पहाड़ियां, वहां की गुफाएं। अच्छा, इनकी विशेषता क्या है? एक तो आर्किटेक्चर की दृष्टि से बहुत शानदार है, इतनी बढ़िया पॉलिश की गई है बराबर पहाड़ी की गुफाओं को। सुदामा गुफा वहां पर इतनी बढ़िया बनाई गई है कि उसकी दीवारों को ऐसे चमकाया गया है कि अंदर इतना होते हुए भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है और वहां प्रकाश दिखाई देता है। ठीक है। दूसरी बात अगर आप देखें तो यह भी स्पष्ट होता है कि अगर आजीवकों को गुफाएं दान में दी जा रही हैं तो इसका मतलब ये आजीवक धर्म उस समय अच्छा खासा प्रचलन में रहा होगा। और राज्य का दृष्टि भी दिखाई देता है कि राज्य सभी धर्मों के साथ संभाव। कल भी हम लोगों ने थोड़ी चर्चा की थी कि हमारी सनातन परंपरा रही सर्वधर्म संभाव। 6th सेंचुरी बीसी में 62 धर्म थे, धर्म और मतांतर थे, जिसमें भौतिकतावादी और जिन्होंने मतलब ये कहा जाए नास्तिकतावादी धर्म भी दिखाई देते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे केव्स हैं, पेंटिंग्स हैं, रॉक के जो आर्ट हैं, इन सब से हम इतिहास निर्माण के तमाम तत्व वहां से निकाल सकते हैं, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार आप देखें मंदिर निर्माण की कला आरंभ हो जाती है। कब से मंदिर निर्माण की कला आरंभ होती है? तो कहते हैं मतलब कई बार भ्रम की स्थितियां दिखाई देती हैं जब आप अपने पूर्व ज्ञान से इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व ज्ञान जो बताता है वो बताता है कि गुप्त काल से पहले भी मंदिर थे, लेकिन जो नागर शैली का विकास हमारे इतिहासकारों ने व्यक्त किया है उसे वो कहा है कि गुप्ता पीरियड से शुरू होता है। देवालय यानी मूर्ति निर्माण की प्रक्रिया दिखाई देती है 1st सेंचुरी एडी के आसपास में भारत में, यानी मानव रूपी मूर्तियां। ठीक है, मानव रूपी मूर्ति जो निर्मित होने लगी वो कब से निर्मित होने लगी? जिसको पूजा के लिए बनाया गया वो गांधार और मथुरा कला शैली में 1st सेंचुरी एडी के आसपास दिखाई देती हैं। और हम लोग जानते हैं कि हेलेनिस्टिक इंपैक्ट इस पर दिखाई देता है, यानी ग्रीक रोमन जो इंपैक्ट दिखाई देता है। तो बुद्ध की मूर्तियां बनी, महावीर स्वामी की मूर्तियां बनी, फिर धीरे धीरे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनी, मूर्ति पूजा होने लगी। अब मूर्ति को ऐसे ही बाहर तो नहीं बनाए रख सकते। जैसे हम जानते हैं कि हमारे जो आराध्य हैं उसको हम सोचते हैं हमसे बेहतर कंडीशन में हो रहे हैं, क्योंकि हमारे आराध्य हमारे पूज्य हैं। और यहीं से संकल्पना है कि जब हम खुद घर में रह रहे हैं तो इनके लिए हम क्या करें? एक भवन निर्मित करें। और वही भवन क्या बन गया? देवालय, देवता का घर बना। और आप देखेंगे गुप्त काल में पहले एक छत वाले, फिर द्विछत वाले, फिर उसके बाद में शिखर साइड के, और इस तरह से नागर शैली, फिर उसके बाद में दूसरी शैली, यहीं से परंपरा शुरू होती है। मध्य भारत में बेसर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का विकास हुआ। तो बहरहाल अगर आप देखें तो इससे ये भी दिखाई देता है कि किस तरह से हमारे यहाँ मंदिर आर्किटेक्चर किस तरीके से डेवलप हुआ, कौन सी शैली अपनाई गई, उनकी निर्माण की प्रक्रिया। इसे अब जो मंदिर कला के विशेषज्ञ हैं बड़े अच्छे से देख करके समझ सकते हैं कि नागर शैली की क्या विशेषता होती है, बेसर शैली की क्या विशेषता होती है और द्रविड़ शैली की, जिसे हम आगे की क्लासेस में चर्चा करेंगे। तो इस तरह से जो ये भवन है, स्मारक है, इनसे बहुत कुछ देखा जा सकता है। क्या क्या देखा जा सकता है? इनके डेवलपमेंट के फेज को देखा जा सकता है। जैसे अगर हम लोग भीतर गांव का मंदिर देखें जो कानपुर देहात वाले क्षेत्र में है, तो वहां पर रिलेटिवली आप एक ही तल्ला भवन मिलेगा, तो लगता है प्रारंभिक मंदिर था। लेकिन देवगढ़ का दशावतार मंदिर, झांसी के पास ललितपुर जिले में शायद अब हो गया है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर अगर आप देखेंगे तो उसमें शिखर शैली का पहला मंदिर दिखाई देगा। और रिलेटिवली नागर जो स्टाइल है, नागर शैली मंदिर निर्माण की, उसकी तमाम विशेषताएं उसमें उभर कर आती हुई दिखाई देती हैं। तो साफ दिखाई देता है कि भीतर गांव का जो मंदिर है वो पहले बना होगा और यहाँ वाला मंदिर उसके बाद में बना होगा। और इस तरह से कला का एक उन्नत रूप दिखाई देता है। ठीक है, अगला चीज आप देखें किस तरह से देवता को रूपायित किया गया। 1st सेंचुरी एडी के आते आते तक आप देखेंगे हिंदू जो तमाम देवी देवता हैं वो अपने जो अभी के मंदिर में हम बनाते हैं मूर्तियां, वो रूप प्राप्त कर चुके हैं। जैसे गणपति की मूर्तियां हैं, माँ भवानी की मूर्तियां आप देखते हो, 9 शैली में मूर्तियां बनती हैं माँ की। ठीक है, तो इन सबको हम स्पष्ट रूप में उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी उन्नत हो रही है। अगला टॉपिक हम देखें, इसमें है ह्यूमन रिमेन्स। जो मानव के अवशेष हैं वो भी बड़ी भूमिका निभाते हैं इतिहास निर्माण में। एक तो उनका धार्मिक दृष्टिकोण समझ में आता है और दूसरा पहलू समझ में आता है मानव शरीर का परीक्षण। आजकल आप जानते हैं डीएनए टेस्ट हो जाता है और उससे पता चलता है कि उनकी निर्जातीयता क्या थी। यानी किस, आप जानते हैं ह्यूमन में बहुत सारे ग्रुप हैं, अलग अलग ग्रुप हैं, तो किस निर्जातीय समूह के हैं। और हर एक निर्जातीय समूह की पूरे शारीरिक श्रेष्ठों की एक विशिष्टता होती है, जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है। जैसे एक चीनी और एक उत्तर भारतीय खड़ा कर दिए साथ में तो आराम से समझा जा सकता है कि कौन कहाँ का है। इसी तरह से एक अफ्रीकन और एक नॉर्डिक कोई ले आया जाए, यानी जो यूरोप के उधर के हिस्से का कोई व्यक्ति ले आया जाए तो साफ अंतर दिखाई देता है। इसी तरह से उत्तर भारत और दक्षिण भारत में आप देखेंगे कुछ जो स्किन कलर खास करके अपीयरेंस में जो फेशियल स्ट्रक्चर है उसमें आपको अंतर समझ में आ जाएगा। बहरहाल दूसरा पहलू यह है कि अगर हमारे पास डीएनए का टेस्टिंग का जो अभी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है उससे हमें ये पता लग जाता है कि किस जीनीय समूह का व्यक्ति था।
तो क्या हुआ कि पहले अगर आप देखें तो हमारे यहाँ जो उत्खननों में अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो और राखीगढ़ी से। हालांकि हड़प्पा के तमाम स्थलों से अवशेष मिले हैं। अब हम लोगों के यहाँ एक परंपरा रही, सनातन परंपरा क्या रही है कि जलाया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है। लेकिन कुछ समुदाय ऐसे हैं, दाह संस्कार जिसका हो गया उसका तो ह्यूमन रिमेन्स नहीं मिलेगा। हाँ, एक्सीडेंटली कहीं मारा गया हो और लाश उसकी पड़ी रह गई हो, ऐसे तो बात अलग है। लेकिन जो हमारे यहाँ परंपरा अंतिम संस्कार की, उसमें पंचतत्व में विलीन कर दिया जाता है। तो इस नाते अच्छा, अब इसका प्रमाण कैसे मिला? अगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के इतने बड़े बड़े शहर मिले जिसमें अनुमान लगाया गया कि 25 से 30 हजार के आसपास जनसंख्या रही होगी, राखीगढ़ी तो और बड़ा शहर है, उसकी जनसंख्या और ज्यादा रही होगी। अगर यहाँ कब्रिस्तान बहुत छोटे मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मौत तो, मृत्यु क्या है, अंतिम सत्य है। तो 30,000 लोग जो जनसंख्या रह रही है तो लोग मर रहे हैं बड़ी संख्या में। तो अगर उनका समाधान किया जाता अंतिम संस्कार के रूप में तो बड़े बड़े कब्रिस्तान मिलने चाहिए थे। तो उतने बड़े कब्रिस्तान नहीं मिले। तो क्या दिखाई दे रहा है, क्या हम निष्कर्ष निकालते हैं कि जो मैक्सिमम लोग थे उनका दाह संस्कार हो रहा था, जो एक सनातन परंपरा है। एक चीज तो ये स्पष्ट हुआ, पहला चीज। दूसरा चीज स्पष्ट हुआ कि जब समाधान की हम तकनीकी देखते हैं, उत्तर दक्षिण में 100 को रखना सनातन परंपरा है। 100 के साथ में कुछ उपकरण, कुछ मृत भांड, कुछ ज्वेलरी, ठीक है, कुछ युद्धास्त्र वगैरह रखे गए। इन सबसे ये स्पष्ट हुआ कि पुनर्जन्म में विश्वास था। ये भी एक सनातन परंपरा है। मैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बात कर रहा हूँ, धौलावीरा की बात कर रहा हूँ, राखीगढ़ी की बात कर रहा हूँ। तो अगर ये मिले तो इसका मतलब क्या है कि पुनर्जन्म में विश्वास था। बड़ा इंटरेस्टिंग सी है। मैं अभी हाल में गया था, हालांकि पहले भी गया था कई बार, लेकिन अभी हाल में गया तो कुछ चीजें ज्यादा, आप जानते हैं जैसे जैसे मेच्योरिटी बढ़ती है तो मनुष्य की देखने की क्षमताएं, समझने की क्षमताएं बढ़ती है और थोड़ा अन्वेषण भी ज्यादा कर सकता है। तो नेशनल म्यूजियम में राखीगढ़ी से एक जो एक स्त्री की एक कंकाल तंत्र है वो मिला है। अब अगर कभी आप जा पाए तो देखें वहां पर कि उसमें किस तरीके से उसने चूड़ियां पहन रखी है हाथी दांत की, और उसके साथ साथ में अगर आप देखें तो कुछ उपकरण उसके साथ रखे गए। तो साफ दिखाई देता है कि पुनर्जन्म में विश्वास था। चूड़ी पहनना भारत की परंपरा। कालीबंगा तो चूड़ियों का बहुत बड़ा केंद्र भी हुआ करता था। अब हमने कालीबंगा में तांबे की चूड़ियां देखी थी, लेकिन उस राखीगढ़ी के महिला के हाथ में अगर आप देखें, और मतलब ये कहा जाए कि अच्छा सा हमको महसूस भी होगा कि किस तरह उसने बाह में अच्छी संख्या में चूड़ियां पहन रखी है। ठीक है, तो उस तरीके से उसको वहां से किस टेक्नोलॉजी से ला करके यहाँ पर रखा गया है, आपको देखेंगे तो अद्भुत लगेगा। मैं ये बताना चाह रहा था कि उस महिला के बॉडी स्ट्रक्चर को देख करके यही लगता है कि उस समय जो साइज था, मतलब ऊंचाई थी, वो रिलेटिवली कम थी। इसी तरह से कुछ और अन्वेषण हुए, और अन्वेषण में यह पाया गया कि कुछ लोगों की मृत्यु जो है वो मलेरिया से हुई है। मलेरिया आप जानते हैं एक बड़ी मारक बीमारी थी। अभी अब टीका वगैरह बहुत बड़ी संख्या में भारत में भी, तो अब इधर काफी कुछ हेल्थ की जो फैसिलिटीज डेवलप कर गई, लेकिन मलेरिया एक बहुत बड़ी मारक थी जिसके समय हैजा थी। मलेरिया अभी खास करके देखें, खास करके यूपी वगैरह के जो ज्यादा वर्षा वाले यूपी बिहार के क्षेत्र है, असम का क्षेत्र है, वहां जहाँ मच्छर की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है, ग्रोथ बहुत ज्यादा है, उन इलाकों में मलेरिया का प्रकोप अभी भी अच्छा खासा दिखाई देता है। ठीक है, तो मलेरिया से डेथ। इसी तरह से अगर आप देखें तो जो समाधान है उससे एक चीज और पता चला, कुछ जगहों पर ताबूत समाधान देखने को मिले। ताबूत समाधान, ठीक है, तो इससे स्पष्ट हुआ कि वो कुछ अलग विचारधारा के लोग थे, उनके धार्मिक विश्वास अलग थे। कुछ जगहों पर देखेंगे आंशिक समाधान देखने को मिलेगा, यानी हाड़ मांस पक्षी जानवर खा लिए और उसके बाद जो उनकी हड्डियां वगैरह बची उनका समाधान कर दिया गया। ठीक है, ये अलग समाधान की विधि है। कुछ जगहों पर जो मिले हैं, रिमेन्स मिले हैं, वो मिट्टी के बर्तन में मिले हैं। नेशनल म्यूजियम में ये भी आपको देखने को मिल जाएगा कि एक बड़े मृद भांड में एक किसी बच्चे का, छोटे बच्चे को उस समय उसको क्या किया गया था, उसमें उसका समाधान किया गया था। तो उसको कलश समाधान कहते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के जो समाधान की रीतियां हैं, इससे स्पष्ट होता है कि उनके अलग अलग धार्मिक विचार या विश्वास रहे होंगे, या उनकी अपनी अलग मान्यताएं रही होंगी। ठीक है, तो इनका विशेष महत्व है। और इससे सबसे जो महत्वपूर्ण चीज आई, अब हमें जो उनका निर्जातीय शहरों में जो लोग पाए गए, निर्जातीय आधार पर लोग कौन है, इसकी पहचान बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और जैसा कल मैंने कहा था कि राखीगढ़ी से कुछ डीएनए टेस्ट हुए हैं। साउथ कोरिया के साइंटिस्ट और हमारे भारत के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं और यहाँ के साइंटिस्ट हैं, मिलकर के कुछ सौओं से उन्होंने जो है डीएनए निकाला और उसका परीक्षण किया, तो उसमें भारतीय ही जीन्स मिल रहे हैं। जो आरोप लगाया जा रहा है कि जीन्स जो भारत में यहाँ पर बहुत ज्यादा माइग्रेशन हुआ, ऐसा नहीं है। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, वो इतिहास निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो ये भी, यानी जो हमारे इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है, जो निर्जातीयता यहीं की अपनी की रही है, उसी निर्जातीय समूह के लोग ज्यादा से ज्यादा वहां पर मिल रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग काफी कुछ निष्कर्ष किससे निकाल सकते हैं, जो ह्यूमन रिमेन्स मिले हैं, जो ग्रेव यार्ड्स के रूप में। इसी तरह से सोनौली की भी चर्चा हमने की थी कि वहां का भी जो टेस्टिंग किया गया, तो वो भी ऐसा नहीं दिखाई देता है कि वो आर्यंस कहां से आए हुए थे, कैस्पियन सी के आसपास वाले थे।
ठीक है, तो हम लोगों ने बात किया था आर्यन इन्वेजन थ्योरी यहाँ पर जो है वो खत्म हुई। और जो ये भी बात चलती है अभी साउथ इंडिया में राजनीतिक प्रोपेगेंडा चलाते हैं कई लोग कि हम लोग मूल निवासी हैं, और यहाँ उत्तर भारत में देखिए कुछ राजनीतिक दल हैं जिस प्रकार की बातें करते हैं कि ये लोग बाहरी हैं, हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। ये सब सिर्फ क्या है, राजनीतिक रूप से हथकंडे अपनाए गए हैं लोगों के द्वारा। लास्टली हम लोग एक छोटा सा और पार्ट बचता है, नेचुरल रिमेन्स। नेचुरल रिमेन्स, नेचुरल रिमेन्स में क्या आते हैं, आप जब आर्कियोलॉजी में उत्खनन करते हैं तो उत्खनन से हमें क्या पता चलता है कि वहां पर जो सिल्ट जमा है, गाद जमा है, तमाम चीजें जमा है, उनके परीक्षण से बहुत कुछ पता चलता है। जैसे पहला चीज तो ये मोहनजोदड़ो का जो शहर है उसके पतन में बाढ़ की भी भूमिका थी, ये आर्कियोलॉजिस्ट ने निकाला। कैसे निकाला, तो ये पाया गया कि घरों में नदी का गाद जाकर के जमा हुआ। तो जाहिर सी बात है वो कैसे संभव हुआ होगा, बाढ़ से संभव हुआ होगा। और अगर नगर बहुत लंबे समय से नगर का क्षेत्र, जैसा कि हम पतन के बारे में जब बात करते हैं हड़प्पा के, तो ये भी आता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के कि वहां पर टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई, सिंधु नदी जो है वहां से पीछे भी हटी और वहां नदी टर्न भी लेती है, और लगता है वहां एक कृत्रिम बांध निर्मित हो गया था भूकंपीय गतिविधि टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण। और इस नाते उस शहर में लंबे समय तक वाटर लॉगिंग रहा, पानी, नदी का पानी भरा रहा, सिल्ट, मोटा सिल्ट लेयर वहां पर मिला है। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा शहर का पतन जो हुआ था वो बाढ़ के कारण हुआ। इसी तरीके से आप देखेंगे कालीबंगा में जब उत्खनन हुए तो वहां पाया गया कि भवनों की बड़ी संख्या में भवन जो है वो क्या हुए हैं, आग में जले हुए हैं, यानी उनका जला हुआ यानी राख और जो रिमेन्स होते हैं वो पाए गए। तो उससे क्या स्पष्ट होगा कि बड़ा अग्निकांड हुआ था। अब ये अग्निकांड हो सकता है विदेशी आक्रमण से हुआ हो, विदेशियों ने जला दिया हो, या हो सकता है कोई ऐसे ही जो है मानव गतिविधि से या किसी अन्य कारण से आग लगी हो और शहर का बड़ा हिस्सा जला हो उसमें। ठीक है, तो जो रिमेन्स मिलते हैं इससे स्पष्ट हो पाता है नेचुरल रिमेन्स कि किस तरह से वहां पर कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही। इसी तरीके से जब हड़प्पन सिविलाइजेशन के पतन का हम अध्ययन करें हमारे वैज्ञानिक, तो कुछ वैज्ञानिकों ने पोलेंस निकाले। पोलेंस मतलब क्या होता है, पराग कण, बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। पराग कणों के परीक्षण से यह पता चल पाया कि धीरे धीरे वर्षा की मात्रा क्या हुई, घटती गई। जो पराग है वो ये सूचना कैरी करता है। तो हमारे बायोलॉजिस्ट जो हमारे पेलियोबॉटनी का अध्ययन करते हैं उन्होंने इसका अध्ययन किया, पॉलन टेस्ट किया। आप जानते हैं कि राजस्थान में कुछ झीलें हैं, खारे पानी की झीलें हैं, ठीक है, उन झीलों के किनारे से इन्होंने कलेक्ट किया, पॉलेंस कलेक्ट किया और पॉलेंस का टेस्ट किया, यानी परागकणों का टेस्ट किया। तब उन्हें पता चला कि पहले जो फसलें थी वो ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में उगी हुई दिखाई दे रही है। तो क्षेत्र तो वही है, यानी वहां पहले ज्यादा वर्षा हो रहा था। फिर जो नए लेयर पर जैसे जैसे ऊपरी लेयर वाले पॉलेंस जो मिल रहे हैं, यानी गहराई में जो पॉलेंस मिल रहे हैं वो ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र सूचित कर रहे हैं उसे, और जो जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं वर्षा धीरे धीरे क्या होती गई, तो नेचुरल इम्बैलेंस पैदा हुआ। उन्होंने नेचर का इतना ज्यादा दोहन कर डाला, जंगलों को इस तरह से साफ कर दिया, परिणाम क्या हुआ, नेचुरल डिजास्टर, और पूरा इलाका सूखा हो गया। और जाहिर सी बात है ऐसे में जो सभ्यता थी उसका पतन हुआ। तो मुख्य रूप से अगर हम लोग यहाँ देखें तो जो रिमेन्स है, नेचुरल रिमेन्स हैं, ये नेचुरल रिमेन्स बहुत कुछ कहानी बयां कर देते हैं। ठीक है, तो आज इस क्लास में इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें लेंगे लिटरेरी सोर्सेस। ठीक, तो आप चैनल को लाइक करें, जो लोग लाइक नहीं, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको टाइमली हमारी वीडियो मिलते रहें। ठीक है, धन्यवाद।